डियर स्टूडेंट्स, हमने इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स के डिस्कशंस को कवर किया। और जब हमने इम्पल्सिव फोर्स का क्वेश्चन किया तो हमने देखा कि हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था लास्ट में। अगर देखेंगे तो ये वाला, तो इसमें एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा रही थी और टकराते समय उनके बीच में कुछ इम्पल्स आया, उससे इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। तो कोलिजन्स की बात की जाए तो सिंपल सी बात है। कोई पूछे कोलिजन क्या है, तो एक सिंपल सा फिनोमेना है जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराएगी और उनके बीच में मोमेंटम का एक्सचेंज होगा। तो देखो, कोलिजन वैसे पढ़ना चाहो तो भाई बहुत सारी आपने हाईवे वगैरह पे देखा होगा, एक कार जा रही दूसरी से टकरा गई, है ना। ये एक बड़ी बॉडी का कोलिजन हुआ, उसमें डिफॉर्मेशन है ना। कोलिजन होता है तो बॉडी डिफॉर्म हो जाती है और उसको पढ़ना थोड़ा सा टफ लेवल की चीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स यूज़ करने तो बात आती है। हम यहाँ पे कोलिजन जो करेंगे बच्चे, वो थोड़ा सा ऐसे कि एक बॉल का दूसरी बॉल के साथ कोलिजन पड़ा, बॉल का बॉल के साथ पढ़ लिया, ऐसा जिसमें हमें वेल डिफाइंड शेप पता हो उनके अच्छे से, तो हम उसका पढ़ सकते हैं। ठीक, तो जो कोलिजन की बात आती है उसमें दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हमारे पास कि कोलिजन हमारे दिमाग में आता है कोलिजन कैसा है, किस टाइप का है। तो कोलिजन के अलग अलग डिवीज़न दिए गए हैं आपको यहाँ पर। तो उन डिविजन्स की अगर बात की जाए तो जैसे कोई कहता है कोलिजन हेड ऑन होता है, ऑब्लिक होता है, कोई कहता है कोलिजन इलास्टिक होता है, इनइलास्टिक होता है। इन सब को पढ़ने से पहले हम लोग अगर एक चीज़ पढ़ें तो वो आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो आपकी है लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ इम्पल्स, जिस डायरेक्शन में आपका इम्पल्स एक्ट करता है ड्यूरिंग द कोलिजन। क्लियर? सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है? बड़ा सिंपल से एग्जांपल से देखो बच्चा, आपने एक बॉल दी यहाँ पर, है ना। ये आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस ली, ये आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो बॉल आपने यहाँ से ड्रॉप करी। जब बॉल ड्रॉप करते हो तो ये बॉल बच्चे यहाँ से चलते चलते ज़मीन पे आएगी, ऐसे हिट करेगी। और जब वो हिट करेगी उस पीरियड में बच्चे मैं पूछूं, क्या आपको बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इससे ये जो आपने दो कॉन्टेक्ट सरफेस बनाई जिनके बीच में कोलिजन हुआ है, उनकी क्या कोई कॉमन नॉर्मल होगा? कॉमन नॉर्मल की बात करें बेटा यहाँ पे, तो मैं ऐसा बोलूँगा सर, कॉमन नॉर्मल ऐसे सोचो कि देखो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसका नॉर्मल तो परपेंडिकुलर सरफेस, और इसके लिए नॉर्मल सेंटर से पास करेगा। तो ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करे वो आपका लाइन इनकी कॉमन नॉर्मल हुई। तो ये जो लाइन बच्चे आपने पिंक बनाई है बच्चे, इस डायरेक्शन में इम्पैक्ट आएगा। बॉल पे एन डी टी का इम्पैक्ट अपवर्ड, जिसे हम इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल डायरेक्शन बोल सकते हैं, और बॉल का इम्पल्स जमीन पे ग्राउंड पे एन डी टी का डाउनवर्ड। तो जिस डायरेक्शन में इम्पल्स एक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ इम्पल्स। लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेटर वर्ड है, पॉपुलर है जो। अब देखो अच्छे से, ये बॉल जो आ रही थी जिस डायरेक्शन में चलती हुई आ रही थी उसी डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। एक तरीके से आपका जो लाइन ऑफ मोशन है, जिस डायरेक्शन में बॉल चल रही है और जिस डायरेक्शन में इम्पल्स आया है, देखो अच्छे से जो ग्राउंड बनाया बेटा आपने, ग्राउंड के लिए, ग्राउंड से परपेंडिकुलर आप एक लाइन सोचें, ये लाइन बच्चे आपकी क्या हो गई सर? लाइन ऑफ इम्पल्स। क्लियर? और बाई चांस यही लाइन किसकी होगी बच्चे? आपकी लाइन ऑफ मोशन। आप इसी लाइन में चल भी रहे थे, इसी लाइन में फोर्स भी है। अच्छा, मान लो ये बॉल जो आपने ली वो ऐसे अप्रोच करती सरफेस को, क्लियर? अगर ऐसे अप्रोच करती तो आपका ये डायरेक्शन क्या होता बच्चे? लाइन ऑफ मोशन होता। दिख रहा है? आप चल तो इधर रहे थे ना, तो ये आपका लाइन ऑफ मोशन है जिसमें आप चल रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। पर इम्पैक्ट किधर आएगा सर? इम्पैक्ट तो सर आपने तो इधर पहले बनाया था, वही आएगा। जब ध्यान से देखिए दोनों क्वेश्चन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम है क्या? यस सर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसा होगा सर? हॉरिजॉन्टल सरफेस से परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है सर? यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम था, यहाँ पे लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब समझो बॉल ऐसे आ रही हो, क्रिकेट तो सबने ही खेला है, बॉल ऐसे आ रही हो, आप बैट से ऐसे हिट कर दें
तो क्या बॉल सीधी जाएगी? नहीं सर, बॉल अपना रास्ता बदल के इधर जाएगी ना। तो बॉल चल तो पहले ऐसे रही थी, पर अब बॉल आफ्टर कोलिजन कहीं ऐसे जाएगी। से यहाँ पे बॉल से जिस रास्ते पे आई थी उसी रास्ते पे वापस जाएगी। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे छोटा सा एक डिस्कशन पढ़ूँ कि सर दो तरह के कोलिजन हो सकते हैं। एक वो जिनमें लाइन ऑफ मोशन में कोई चेंज ना हो, जिस लाइन में चल रहे थे उसी लाइन में चले, तो नो चेंज ऑफ लाइन ऑफ मोशन। और टक्कर ऐसी पड़े कि लाइन ऑफ मोशन में चेंज हो जाए, तो आप बोलोगे सर दूसरे उस टाइप के होता है जिसमें चेंज ऑफ लाइन ऑफ मोशन आता है, जिसमें आपको लाइन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, उसको हम लोग दो तरह के कोलिजन है। तो भाई हम लोग अपनी बात पे वापस चलते हैं। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हो गया? सिंपल सा, जब आप दो कोलाइडिंग सर्फेसेस लोगे फॉर टू कोलाइडिंग सर्फेसेस, ऑफ कोर्स ये बॉडीज की बात हो रही, पर अभी हम सरफेस की बात कर रहे हैं। फॉर टू कोलाइडिंग सर्फेसेस, the common normal drawn is called line of impact. ओके ये वो फोर्स होता है जिसमें आपका नॉर्मल रिएक्शन आएगा। समझो ना बच्चे, अगर मान लो आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, दूसरी सरफेस बच्चे आपने यहाँ पे बना दिया। अब ये हो सकता है एक बॉल हो, एक बॉल बॉल से टकरा रही हो, क्लियर? ये आपने बच्चे इनको टच करा दिया। अगर टच कराते हो बच्चे, तो ये दो सरफेस आपको दिख रही है, सरफेस वन सरफेस टू। सरफेस वन सरफेस टू पे सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि इस पे एक कॉमन टेंजेंट होगी। मैथ्स के हिसाब से सोचोगे तो एक कॉमन टेंजेंट आएगी बच्चे आपके पास, है ना, और इससे एक आपका परपेंडिकुलर लाइन होगी, वो होगी कॉमन नॉर्मल। ये आगे तो जो दोनों सरफेस से कॉमन नॉर्मल आता है कोलाइडिंग सरफेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्योंकि इसमें आपका श्योरली जब ये टकराएंगे तो जो एन डी टी आएगा येलो का ग्रीन पे, और जो ग्रीन का येलो पे एन डी टी, क्योंकि ये एक्शन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपोजिट होंगे। तो जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स आता है, नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स आता है, इम्पैक्ट आता है, टक्कर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्लियर? जैसे अगर मैं पूछूं बड़ा सिंपल सा, यह आपने एक बेटा सरफेस ली, यहाँ पे अगर मैं एक बॉल बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, ये बनाया आपने, तो सबको क्लियर है बच्चे कि साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि सर ये इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन आ रही है बेटा, ये आपकी जो लाइन होगी वो क्या होगी? लाइन ऑफ इम्पल्स। जब ये टक्कर होगी तो एन डी टी इधर और इस पे एन डी टी इस साइड आएगा। क्लियर? तो सिंपल सा डिस्कशन, फॉर टू कोलाइडिंग सरफेस द कॉमन नॉर्मल ड्रॉन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ऑफ कोर्स ये जो नॉर्मल लाइन जो खींचा जाएगा वो कहाँ पे खींचा जाएगा? नॉर्मल ड्रॉन एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहाँ पे कोलिजन हो रहा है, क्योंकि आप सारी बातें तो कोलिजन के लिए ही कर रहे हैं ना। तो फॉर टू कोलाइडिंग सर्फेसेस द कॉमन नॉर्मल ड्रॉन एट कॉन्टैक्ट पॉइंट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, दूसरा बच्चे, कोलिजन के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मैं कोलिजन के लिए वो एक दूसरे को लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग अप्रोच तो करें। तो सीधी सी बात आती है, इसमें एक टर्म हम लोग बच्चे यूज़ करते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच। भाई कोलिजन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है ना कि दो बॉडी एक दूसरे को अलॉन्ग नॉर्मल अप्रोच तो करें। तो स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होता है? तो सिंपल सा, रिलेटिव स्पीड ऑफ colliding points along line of impact. Okay, the relative speed of colliding points along line of impact is called speed of approach. Clear? तो पॉइंट बेटा समझना अच्छे से, क्या पॉइंट्स हैं? रिलेटिव स्पीड ऑफ कोलाइडिंग पॉइंट्स अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ अप्रोच। मैं तुम्हें एक छोटा सा डिस्कशन दूँ,
भाई कोलिजन में आप इस चीज़ को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? समझो, अगर ये आपके पास एक सरफेस है, ठीक, और ये एक आपने बॉल ड्रॉ करी, ठीक है, ये सरफेस के बारे में बेटा आपको बता दिया गया था यहाँ पर, ये तो फिक्स है, और ये बॉल बच्चे इसको v स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताना कि आपको बेटा साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कॉमन नॉर्मल क्या होगा? सो ये आपकी लाइन कॉमन नॉर्मल आगे दिख रही है। जब भी इम्पल्स आएगा तो इस बॉल पे एन डी टी इम्पल्स, और ये बॉल का इस दीवार पे एन डी टी इम्पल्स इधर होगा। तो क्या अलोंग नॉर्मल या क्या किसी स्पीड से अप्रोच कर रहा है? यस सर। तो इस डिस्कशन में मैं पूछूं सर स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो इससे आसान सवाल बच्चे क्या हो सकता है? तो स्पीड ऑफ अप्रोच कितना बोलोगे? v होगा। पर अगर मैं इसकी जगह बेटा ऐसा मान लूँ कि सर ये बॉल है ना, ये बॉल इस तरीके से आती है, एक मिनट, कुछ इसको आप हटा ही दीजिए, ये आपने बेटा यहाँ पे एक वॉल बनाई इस तरीके से, दिख रहा है, ये आपका जो अभी थोड़ी देर पहले था बिल्कुल वैसे। अब आपको सबको क्लियर है बेटा कि यहाँ पे अगर मैं एक बॉल ऐसे लेता हूँ, ये बॉल चलते हुए जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर पे बॉल ऐसे आके हिट करती है वैसे, तो अगर मान लो बॉल ऐसे चलते हुए आती है तो आपकी ये वेलोसिटी हुई। क्या आप ये सोच सकते हैं बॉल जब यहाँ पे आके हिट करेगी जस्ट बिफोर कोलिजन, सोचो तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ओके, ये आ गया। तो उस समय अगर पूछूं सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर होगी, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपका कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अलोंग पासिंग थ्रू सेंटर, बिल्कुल ये लाइन आ गई, इस डायरेक्शन में आपका एनडीटी आएगा। अब आपको क्लियर है कि आपकी जो वेलोसिटी है जो आपने v बनाया बेटा, वो v ये आया, ये एंगल अगर थीटा मान लो तो एक वेलोसिटी आएगी आपकी v cos थीटा जो अलॉन्ग नॉर्मल आएगी, और एक वेलोसिटी आएगी v sin थीटा। ऑनेस्टली बताना कोलिजन किसकी वजह से हुआ है? ये दीवार को किस स्पीड से अप्रोच कर रहा था? v cos थीटा से। तो अगर दीवार को v cos थीटा से अप्रोच कर रहा था तो आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ अप्रोच कितना बोलोगे इस केस में? v cos थीटा, क्योंकि जो अलॉन्ग नॉर्मल है, कि v sin थीटा से तो बात ही नहीं बनेगी ना। सोचो तुम ठंडे दिमाग से, ये सरफेस होती और बॉल ऐसे जा रही होती, तो बताइए स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगा? सर समझने की कोशिश करिए, तो वॉल बताएगी, तो अगर ये वाली वॉल रहते तो इसके लिए स्पीड ऑफ अप्रोच नो डाउट v होती, ओके, और ये वॉल लेते तो इसके लिए स्पीड ऑफ अप्रोच काय बात की, स्पीड ऑफ अप्रोच 0 होती। तो स्पीड ऑफ अप्रोच वो स्पीड होती है जिससे आप अलोंग द नॉर्मल अप्रोच करते हो जस्ट बिफोर द कोलिजन, ठीक है। तो सर यहाँ पे बात ऐसा आती है, सपोज करो कल को मैं दो बॉल ले लूँ इस तरीके से, ये आपने बच्चे एक बॉल ली है ना, ये आपने बॉल बनाई इस तरीके से, ये ऐसे आ गया है ना। अब इसके आगे बच्चे आपने एक दूसरी बॉल बनाई, ये ऐसे रखी हुई थी, ठीक, ये आपने बिल्कुल ऐसे इनके सेंटर को ऐसे ले लिया, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताना, जब भी ये बॉल कोलिजन होगा, जैसे मान लो इस बॉल को यहाँ से मैं उठाऊं और इसके साथ टच करा दूं, दिख रहा है, तो कोलिजन की पहले की बात आ गई। कोलिजन से पहले सबको क्लियर है बच्चे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगी? क्या बोला सर? अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो इन दोनों जो दो बॉल होंगी तो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही इम्पल्स आएगा। ये येलो बॉल ग्रीन को एनडीटी से आगे धक्का मारेगी, ये इसको पीछे धक्का मारेगी एनडीटी का, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ये बॉल जो थी येलो वाली 6 की स्पीड से आ रही थी और ग्रीन वाली बॉल 4 की स्पीड से चल रही थी, तो आप बताओगे स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा? तो आप सिंपल से टर्म में बोलोगे स्पीड ऑफ अप्रोच। आप थोड़ा सा और रिफाइन करो तो टेक्निकली रिलेटिव होता है ना, एक के रिस्पेक्ट में। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये 4 से चल रहा है, ये 6 से चल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितनी स्पीड से आ रहा होगा? तो ये 4 से चल रहा है 6 से, तो ये कहेगा तुम मुझे 2 से अप्रोच कर रहे हो, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच आपकी कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। ये एक दूसरे को 2 से अप्रोच कर रहे थे जस्ट बिफोर द कोलिजन। क्लियर? सर अगर मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ इस तरीके से, ये बॉल लिया आपने बेटा यहाँ पर, ये बिल्कुल अच्छे से बना दिया, क्लियर,
आपने एक और बॉल ली यहाँ पर, ये बेटा आपने बनाई यहाँ पर, क्लियर। अब आपको ये पता है कि भाई इम्पल्स कहाँ पर आएगा, तो लाइन ऑफ इम्पल्स तो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, तो ये लाइन आ गई बेटा। तो ये इस पे कितना लगाएगा एन डी टी, ये इस पे कितना लगाएगा एन डी टी, क्लियर। और अगर बात की जाए तो ये कितनी स्पीड से आ रहा था 6 से, और सामने वाली बॉल कितनी स्पीड से आ रही है 4 से, तो क्या कोलिजन होगा? हाँ सर, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन में को पूछे तो स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो आपका सिंपल आंसर 10 होगा। बिल्कुल एक तरीके से देखो रिलेटिव है, रिलेटिव स्पीड अलोंग द कॉमन नॉर्मल। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अगर आप ड्रॉ करो यहाँ पर, यह आपने बच्चे येलो बॉल बनाई है ना, इसके आगे बेटा आपने यहाँ पे एक ग्रीन बॉल बनाई, क्लियर। तो मैं सीधी सी बात करूँ सर, यहाँ पे फिर से क्लियर तो सबको है कि जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो इनकी क्या होगी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये येलो ग्रीन को इधर धक्का मारेगा एनडीटी से, हम कई बार बात कह चुके हैं, अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं ये बॉल जो है ग्रीन वाली ये रेस पे, और ये बॉल आ रही थी कितनी स्पीड से बच्चे, वी, और ये एंगल आपने 30 डिग्री लिख लिया, ये 60 डिग्री लिख दिया। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगा, तो कोई बच्चे कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच वी से तो अप्रोच कर रहा है, नहीं, स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगा, रिलेटिव स्पीड अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ध्यान से देखो, इसको बड़ा करके सोचो, तो इसकी वेलोसिटी का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, देखो वो कितना होगा v/2, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा v√3/2, v sin 60। टेक्निकली बताओ कोलिजन हुआ किसकी वजह से है, ये v की वजह से या वो वेलोसिटी जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आ रही थी जिससे आप टकराने जा रहे हो, तो टकराए किससे? अगर आपका v√3/2 होता तो v√3/2 तो कहानी ऐसी हो जाती कि सर ऐसा कुछ कहानी कि सर ये बॉल है ना, और एक येलो बॉल बना दो यहाँ पे, क्लियर। अब अगर इस बॉल की स्पीड इस डायरेक्शन में v√3/2 होती, तो बताओ स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होता? सबको क्लियर है, नॉर्मल इम्पैक्ट तो ऐसा आ रहा होगा। तो इस बॉल के स्पीड है, यस सर है, पर स्पीड के अलोंग नॉर्मल है नहीं है। तो अगर मैं पूछूं इस केस में, ये जो आपने केस लिखा है इसमें स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो टेक्निकली 0 बोलोगे। और इस केस में स्पीड ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो v cos 60 के हिसाब से v/2 आएगा। तो अभी क्लियर है कि अगर मैं स्पीड ऑफ अप्रोच की बात करूं तो स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होता है, तो आप सिंपल सा आंसर लिखोगे सर रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। डन। अब आपसे कोई वजह से क्या स्पीड ऑफ अप्रोच होता है तो स्पीड ऑफ सेपरेशन भी होता होगा, ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ सेपरेशन होगा। स्पीड ऑफ सेपरेशन कब आएगा बेटा यहाँ पर, तो आपने कहा ठीक है स्पीड ऑफ सेपरेशन देखें भाई, अगर कोलिजन होगा तो पहले आप अप्रोच करोगे और फिर कोलिजन होने के बाद आपका स्पीड सेपरेट भी होगी, सॉरी बॉल्स जो होंगी बॉडी सेपरेट भी होंगे। तो स्पीड ऑफ सेपरेशन पूछा जाए तो क्या होगा, तो सिंपल सा लिखोगे द रिलेटिव स्पीड along line of impact just after the collision is called speed of separation। डन। से इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, आप ऐसा समझो ना कि बॉल जब ऐसे सरफेस ली, बॉल आई कितनी स्पीड से, सब मान लेते हैं सब बॉल आ रही थी ए स्पीड से और बी इधर था, टकराने के बाद है ना, टकराने के बाद ये बॉल ऐसे चलते चलते आई, टकराने के बाद
आपके इधर स्पीड c हो गया और इधर पे d हो गया। ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे क्या इतना पूछूं, इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है? सबको क्लैरिटी है कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, सबको क्लैरिटी से ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट था आपका। तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपका पहले स्पीड ऑफ अप्रोच कितना था? तो स्पीड ऑफ अप्रोच की वैल्यू कितनी थी? a। और सेपरेशन किसकी वजह से हो रहा है बेटे? क्या c सेपरेट करता है क्या? सोचो अगर a और d नहीं होते तो कोलिजन ही नहीं होता ना, तो ना अप्रोच होता ना सेपरेट। सेपरेट किसकी वजह से हो रहा है? तो स्पीड ऑफ सेपरेशन d आएगा। क्लियर? या फिर अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं सिंपल सा कि सर ये आपने बॉल ली इस तरीके से, ये आपके पास एक बॉल थी, ठीक, एक आपने दूसरी बॉल बनाई यहाँ पर, ठीक, इन दोनों को पास पास ऐसे रखा, इनके सेंटर को ज्वाइन किया। अब श्योर है कि जो इम्पैक्ट आएगा वो तो आपका एनडीटी का ऐसे आया होगा। ये इम्पैक्ट अब ख़त्म हो चुका है, अब ये बॉल सेपरेट हो रहे हैं। ये बॉल इधर जा रही है कितनी स्पीड से? 8 से, और ये बॉल इधर जा रही है 4 से। तो क्या बच्चे स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगा? सर वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि अब कोलिजन ख़त्म हो चुका है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जस्ट आफ्टर द कोलिजन एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड कितनी होगी? इससे पूछोगे तो इसकी स्पीड कितनी बोलेगा? 12 बोलेगा। तो स्पीड ऑफ सेपरेशन कितना होगा बच्चे? यहाँ पे 12 होगा। कल को मैं तुमसे क्वेश्चन दूं यहाँ पर कि सर ये आपने एक बॉडी ली इस तरीके से, ठीक, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ग्रीन थोड़ा डार्क है, वाइट भी डार्क है, पिंक ऐसे कर दिया, ठीक है। अब जब देखो एक बार इसको हटा देते हैं, ये लो देखिए बेटा अच्छे से, ये आपने रखा, ये आपने बेटा बॉल बनाई, क्लियर। इसके आगे आपने दूसरी बॉल बनाई बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए सर इसका कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर पूछा जाए, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बच्चे इनका कॉमन सेंटर है, कॉमन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, क्लियर। और ये इस पे इम्पल्स एन डी टी का इधर, और ये इम्पल्स इस पे एन डी टी का देता है, ठीक है। अब अगर बच्चे मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये जो बॉल थी आपकी येलो वाली, ये इधर जा रही थी बच्चा कितनी स्पीड से? v1 θ1 से, और ये बच्चे इधर जा रही थी v2 θ2 से। तो कॉमन स्पीड ऑफ अप्रोच बताइए। तो अब आपको मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में क्लैरिटी होगी हमें कंपोनेंट किसके लेने हैं। तो v1 v2 दोनों के ही कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तुम इस लाइन को एक बार फिर से ड्रॉ करो। ये येलो लाइन थी आपके पास जिसको आपने लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोला। इस पे ये जो येलो वेक्टर है बच्चे वो यहाँ पे ड्रॉ करके देखिए, तो ये v1 था, है ना। तो अगर v1 आपके पास ऐसा था तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपका कंपोनेंट कितना था? v1 cos θ1 और v1 sin θ1 को तो कोलिजन में आपको बात ही नहीं करनी भाई साहब, किसी काम का ही नहीं है। और इधर से वेलोसिटी कितनी थी? v2 cos θ2, और ये वेलोसिटी कितनी होगी दूसरी जो परपेंडिकुलर होगी? वो v2 sin θ2। तो ये दोनों बॉल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो कल ये मत बोल देना v1 v2 से अप्रोच कर रहे हैं, नहीं सर, अलोंग द नॉर्मल जो कोलिजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वेलोसिटी कितनी होगी? तो आंसर v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 आएगा, है ना, क्योंकि अपोजिट थे तो रिलेटिव में ऐड हो गए। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को कोलिजन के बाद की फिजिक्स के लिए पूछूं कि सर ये एक बॉडी है मेरे पास, है ना, ये रखा आपने यहाँ पर, इसके आगे आपने दूसरी बॉडी रखी, ठीक, ये बेटा आपने ऐसे रखा। और एक चीज़ तो उनकी सेंटर्स की लोकेशन से ही पता लग जाती है कि इम्पैक्ट इम्पल्स इधर आया होगा, ये इधर इस पे एनडीटी से हिट करेगा, ये इधर एनडीटी से। अच्छा, ये इम्पल्स अब ख़त्म हो चुका है, ये अब सेपरेट हो रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी बच्चे कितनी है आपकी?
इस डायरेक्शन में मान लिया आपने v1 अल्फा, और इसकी इस डायरेक्शन में बच्चे कितनी है v2 बीटा। तो आप सबको क्लियर है यहाँ पर कि भाई कौन सी लाइन हमें देखनी है, ये लाइन हमें चूज करनी है। दिख रही है दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो v1 आपने लिया है उसका अलोंग नॉर्मल स्पीड ऑफ वैल्यू कितनी है v1 कॉस अल्फा, और इधर कितनी आएगी v1 साइन अल्फा, और v2 कॉस बीटा की इधर स्पीड कितनी आएगी v2 कॉस बीटा, और इस साइड v2 साइन बीटा। आप फिर से कहोगे इन दोनों के लिए कैसे, हमें इससे मतलब ही नहीं है सर। अलोंग द नॉर्मल ये दोनों कितनी स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं, तो स्पीड ऑफ सेपरेशन हो जाएगी v1 कॉस अल्फा प्लस v2 कॉस बीटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मुझे लगता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, वही सब चीज़ों को बाद में आगे चल के डिसाइड करेगा। क्लियर। तो अब बात आती है कि सर अब हम लोग काफ़ी कुछ रेडी हैं इस पॉइंट को पढ़ने के लिए कि भाई कोलिजन कैसा होता है क्या है। तो आपने कहा सर कोलिजन कितने टाइप के होते हैं उनको ज़रा देखा जाए। तो कोलिजन्स को ऑन द बेसिस ऑफ मोशन अगर पढ़ा जाए तो दो टाइप के कोलिजन होते हैं। एनसीईआरटी बोलती है पहला टाइप जो आएगा बच्चे आपके पास उसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल कोलिजन, या इसको हम लोग नॉर्मल सेंस में कई सारी बुक्स में जो पॉपुलर बुक्स हैं वो उसे हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। हेड ऑन मतलब सीधा सीधा टकरा के साफ साफ दिख रहा है। और दूसरा कोलिजन क्या होता है बच्चा, टू डायमेंशनल कोलिजन जो एनसीईआरटी यूज करती है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ये इतने अच्छे हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जो हेड ऑन होगा वो हेड ऑन है, और जो हेड ऑन नहीं होगा वो ऑब्लिक है ना। चाहो तो इसका नाम अगर मैं अपनी तरफ से लिखना चाहूँ तो नॉन हेड ऑन, जो हेड ऑन नहीं है वो ऑब्लिक है। सर हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होते हैं, तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है, इफ लाइन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज, कोलिजन हो लेकिन आपका लाइन ऑफ मोशन ना चेंज हो। इफ लाइन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू कोलिजन, देन कोलिजन इज रेफर्ड एज, क्योंकि लाइन ऑफ मोशन नहीं चेंज हुई तो एक ही डायरेक्शन, तो उसको वन डायमेंशन बोल सकते हो। देन कोलिजन इज कॉल्ड हेड ऑन। क्लियर। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा। आपने यहाँ पे एक सरफेस ली, यहाँ पे बच्चे आपने एक बॉल फेंकी, ये बॉल बेटा चलती आ रही थी, तो ये बॉल का लाइन ऑफ मोशन था, दिख रहा है। और ये सबको क्लियर है, यही आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा। एनडीटी आपका इधर आएगा, तो आपकी जो वेलोसिटी थी वो v टकरा के इसी डायरेक्शन में वापस बॉल जाएगी v प्राइम से। तो बॉल आएगी, टकराएगी और इसी लाइन पे वापस चलेगी। तो इस कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, हेड ऑन कोलिजन। इसमें एक और बढ़िया बात है, इसको चाहे तो वन डायमेंशनल कोलिजन बोलो, हेड ऑन कोलिजन बोलो। और इसमें कब होता है, ऐसा मिलता है जब आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोइंसाइड कर जाए किसके साथ, लाइन ऑफ मोशन के साथ। तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोइंसाइड कर जाते हैं तो आपका हेड ऑन कोलिजन होगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, ये बॉल आ रही है और नीचे सरफेस ऐसी है। सर बॉल ऐसे आ रही है तो इसका मतलब सर ये जो लाइन है बच्चे, ये लाइन किसकी है बेटा, ये लाइन जो आपने बनाई है ये आपकी लाइन ऑफ मोशन है ना। और सबको पता है जब बॉल कभी आके यहाँ पे टकराएगी, है ना, तो इस बॉल के सेंटर से और सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो बच्चे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट आएगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दोनों जो कोलाइडिंग सरफेस हैं उनका कॉमन नॉर्मल। तो ये वैल्यू किसका आ गया बेटा, आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो क्या दोनों अलग अलग हैं, यस सर। बॉल टकरा के अगर मैं इसकी बॉल का एनिमेशन सोचूं तो बॉल चलते 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 ऐसे आएगी और टकरा के सर कहीं ऐसे जाएगी, तो क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसे डायरेक्शन चेंज हो गया। तो श्योरली बेटा
आप कहोगे सर ये कोलिजन कैसा होगा, सर डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब नॉन हेड ऑन, और नॉन हेड ऑन का मतलब कोलिजन कैसा होगा, ऑब्लिक कोलिजन। तो अगर मैं पूछूं जैसे सिंपल सा कैरम बोर्ड के एग्जाम्पल लोग, एक स्ट्राइकर को सीधे सीधे हम लोग चलते थे ऐसे, तो ये कैरम बोर्ड है, स्ट्राइकर स्ट्रेट जाता है, ऐसे जाएगा, तो जिस पाथ पे गया तो उसी पाथ पे वापस आ गया, तो लाइन ऑफ मोशन में चेंज नहीं हुआ, तो आप इसे हेड ऑन बोल देंगे। लेकिन अगर आपने देखा हो तो हम लोग कई बार ऐसा होता है किसी यहाँ स्ट्राइकर चलता है, ऐसे आके टकराता है, वैसे आके टकराया, तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग अलग हो गए। अगर ऐसा हुआ तो सर अब आपकी बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी। तो क्या ये डायरेक्शन चेंज हुई? यस सर। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो पहले कोलिजन कैसा था आपका, हेड ऑन था, और डायरेक्शन चेंज होगी तो नॉन हेड ऑन या ऑब्लिक आएगा। तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो आप ऑब्लिक बोलोगे, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी तो आप उसे हेड ऑन बोलेंगे। ओके। सेकेंड बच्चे जो डिस्कशन आता है वो हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी आपके कोलिजन्स आते हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए, बड़ा सिंपल सा है कि जब आप कोलिजन की बात करते हो और एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बात करो, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो अगर आपकी मैकेनिकल एनर्जी बच्चे ऐसी है जिसमें आपको लगता है, सॉरी, कोलिजन होता है और उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, इसका मतलब एक बॉल आती है बेटा, ये दूसरी बॉल से टकराती है ना, ये भी जा रही थी, ये भी जा रही थी, से कहीं यहाँ पे इनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन से इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, इसकी स्पीड कुछ v1 थी, इसकी स्पीड कुछ v2 थी, इसकी स्पीड बाद में v1 प्राइम हो गई, इसकी स्पीड बाद में v2 प्राइम हो गई। तो अगर मैं पूछूं क्या कोलिजन से पहले मेरे पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, तो आपने कहा यस सर, कोलिजन से पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, जिसको आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, KI लिखा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और क्या कोलिजन के बाद मेरी जो दोनों बॉडीज़ हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी थी? यस सर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एनर्जी का लॉस ना हो? तो अगर बच्चे आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन की बाद, ये बिफोर और आफ्टर के ऐड आपने देखे हैं ना, बिल्कुल वैसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो थी बाद में वही करनी थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल सा इलास्टिक कोलिजन। सर कैसे हुआ ये भाई? तो ऐसा सोचो कि इनके बीच में कोई स्प्रिंग लगी होती और ये कोलाइड करते तो बीच में स्प्रिंग डिफॉर्म होती, पर अगर स्प्रिंग फिर से नेचुरल आ जाती तो सर स्प्रिंग में कोई लॉस नहीं होता। तो अगर दो बॉडीज के बीच में नो लॉस इन टर्म्स ऑफ, एक मैं नई पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। भाई जो बॉल टकराएंगे उनमें डेंट आ गया तो कहोगे उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, वो परमानेंट हो गई उसके अंदर, अब वो पता नहीं वापस मिल जाए तो ठीक है। तो अगर एक किसी बॉल में या दोनों बॉल में डेंट आएगा तो एनर्जी का लॉस होगा। अगर एनर्जी का लॉस नहीं है, जितनी एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में है, तो कोलिजन को हम लोग इलास्टिक बोलेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी बेटा आपकी पहले जितनी थी और जितनी बाद में है, तो आप बोलोगे अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, पहले ज़्यादा थी फिर कम रह गई, तो इस कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। इसमें एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना। सो लॉस हुआ है, और जो लॉस हुआ है ना, के इनिशियल के फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल से ज़्यादा है, ये जो डिफरेंस है डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में गया। और डिफॉर्मेशन पोटेंशियल फिर बाद में कहाँ जाती है, क्या फ़र्क है, पर एक में डेंट आ गया इसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और एक कोलिजन ऐसा होता है बेटा जिसमें कोलिजन हो पर सेपरेशन ना हो, नो सेपरेशन। नो सेपरेशन मतलब बच्चे आप बोलोगे से यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे जैसे हमने आज वीट डो वाला एग्जांपल लिया तो वो जाता है और स्टिक कर जाता है, तो अगर नो सेपरेशन का एग्जांपल होगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें बच्चे ध्यान रखना मैक्सिमम लॉस होता है पोटेंशियल, मैक्सिमम लॉस होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, पक्का मैक्सिमम लॉस। सही क्या चीज़ें आप समझाइए तो सही।
तो एक सिंपल एग्जांपल से बेटा समझो कि एक बॉल लो आप यहाँ पर, ये आपने वॉल से कोलिजन कराना है, ये वॉल लिया, ये बॉल ली यहाँ पर, और ये बॉल जाती है कितनी स्पीड से, वी नॉट से। जब ये वॉल को जाके अप्रोच करेगी तो जब तक नहीं टच की तब तक तो स्पीड वी नॉट। फिर क्या होगा तो धीरे धीरे समझो, एक ट्रेन की तरह समझो कि जब आगे वाली इंजन जाके ट्रेन से दीवार से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई, पर पीछे वाले धड़ 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 चलते चले आएंगे ना, तो ड्यू टू इनर्शिया पीछे वाले ब्लॉक्स को तो कोई रोकेगा नहीं, तो वो चलते चले आएंगे, तो ये बॉल डिफॉर्म होती चली जाएगी। क्या बॉल डिफॉर्म होती चली जा रही है? यस सर। सर क्या बॉल और डिफॉर्म हो सकती है? इससे तो डिपेंड करता है क्या कंडीशन है, बॉल और डिफॉर्म हो गए। अभी भी इसके पास कुछ स्पीड थी, यस सर, पर अब डिफॉर्म हो चुकी है, तो सर आप बोलोगे सर इस समय काइनेटिक एनर्जी क्या है? मिनिमम। और बेटा जिसको डिफॉर्मेशन पोटेंशियल जी वो क्या है? मैक्सिमम। इस पीरियड को जब तक बॉल दबती 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 और दबती चली जाती है, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। अब इसके बाद क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर हलचल होती है, ये कहते हैं यार ये तो हम दब गए यार, ऐसा नहीं हो सकता, हमें तो अपनी रिलैक्स स्टेट में जाना, तो ये बॉल फिर से खुलनी शुरू करेगी। और जब बॉल फिर से खुलने की कोशिश करेगी तो दीवार को धक्का मारेगी, दीवार तो नहीं चलने की है ना, पर ये अब धीरे धीरे खुलने लगेगी। बॉल जब पूरा खुल के वापस आ जाए, ऐसा आ गया, तो पता लगा इसकी स्पीड कितनी थी? v प्राइम थी। तो इस पीरियड को जहां से आपका काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और डिफॉर्मेशन पोटेंशियल मैक्सिमम थी, फिर से रिकवरी हुई, इसको रिकवरी पीरियड बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हैं बेटा? पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन। अब दो अवस्थाएं हैं, जब आपके पास पहले काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो कितनी थी? के आई, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी के एफ। तो सिंपल सी बात है, अगर के आई इक्वल टू के एफ होगा, बॉल सेम स्पीड से रिबाउंड करेगी, तो कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक। अगर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई होगी, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई होगी, तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी आने वाली स्पीड से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनइलास्टिक। लेकिन इनमें जो लास्ट केस है वो क्या है सर? बॉल स्टिक ही ना करे, मतलब रिबाउंड ही ना करे, तो नो रिफॉर्मेशन। अगर बॉल्स चिपके, टकराएं, कोलिजन हो, रिफॉर्मेशन ना हो, तो इस कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये वो केस होता है जिसमें डिफॉर्मेशन तो हुआ, एनर्जी किस में चली गई? चली गई, वेस्ट हो गई, अब वापस मिली नहीं। अगर एनर्जी वापस मिल जाएगी, पूरी मिल जाएगी, तो इलास्टिक होगा, नहीं मिलेगी तो परफेक्टली इलास्टिक होगा। क्वार्टर, वन फोर्थ कुछ मिलेगी तो आप उससे क्या बोलोगे? इनलास्ट। मतलब पूरी रिकवरी, जैसे मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की फुल रिकवरी हो जाए तो आप क्या बोलोगे? इलास्टिक। काइनेटिक एनर्जी की रिकवरी ना हो तो आप क्या बोलोगे? इनइलास्टिक। और स्टिक करके सेपरेट ही ना हो तो आप उसे क्या बोलोगे? परफेक्टली इनइलास्टिक। तो हमने कोलिजन के टाइप्स इसमें पढ़े, कितने टाइप का कोलिजन हो सकता है, लाइन ऑफ मोशन का डिस्कशन पढ़ा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट सर्फेस डिसाइड करेंगे, लाइन ऑफ मोशन हमारी डायनेमिक्स डिसाइड करेगी किधर बॉल्स चल रही है। दोनों सेम हो गए तो कोलिजन हेड ऑन होगा, और अगर दोनों डिफरेंट हुए तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। हेड ऑन का मतलब होता है लाइन ऑफ मोशन में चेंज ना होना, जो हेड ऑन नहीं होते हैं वो सारे क्या होते हैं? ऑब्लिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का घाटा नहीं हुआ है तो इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी का घाटा हुआ है तो इनइलास्टिक, और कोई रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, चिपक गए, तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आता है, और इसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ओके, तो हम लोग अब कोलिजन के बेस पे आगे डिस्कशन और पढ़ेंगे कि कितने टाइप के कोलिजन है वो पढ़ ले, इनके बेस पे न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी भी।